अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हमारा टॉपिक है आज का मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन के अंदर जो मैकेनिज्म वर्कआउट कर रहा है वो कैसे कर रहा है। देखें, हमने पीछे जो एरोबिक एनारोबिक पढ़ा उस दौरान मैंने आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया था कि हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन के 3 स्टेप थे। सबसे पहला स्टेप जो है वो है ग्लाइकोलिसिस। इसमें दूसरा स्टेप है क्रेब्स साइकिल और तीसरा स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि ग्लाइकोलिसिस सेल में कहां हो रहा है। हम जो ये मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं ये किसका पढ़ रहे हैं? ये एरोबिक रेस्पिरेशन का पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, पूरी तरह से टूटता है और 36 एटीपी बनाता है। तो हम देखेंगे कैसे बनाता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का क्या मीनिंग है? ग्लाइको का लफ्जी मतलब होता है, ग्लाइको की टर्म निकली है ग्लूकोज से, जबकि लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन, टूटता है। इस प्रोसेस में ग्लूकोज टूटता है, इसलिए इसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज इस प्रोसेस में टूटेगा C6H12O6 और इस दौरान जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 2 पायरुविक एसिड बनेंगे इस दौरान। उसके साथ यहां पर क्या बनेगा? यहां पर 2 ADP दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलेंगे और बनाएंगे 2 ATP और साथ यहां पर बनेंगे 2 NADH। कहां से बनेंगे? 2 NAD पॉजिटिव से बनेंगे। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटता है, 2 पायरुविक एसिड बनाता है, 2 NADH बनाता है, 2 ATP बनाता है। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो पायरुविक एसिड है ये एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, जबकि ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट के 2 पायरुविक एसिड, 2 ATP, 2 NADH बनाता है। ये प्रोसेस होता कहां पे है? ये प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। और सबसे अहम बात जो इस पॉइंट के बारे में कही जाती है कि इससे ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इस प्रोसेस को ऑक्सीजन नहीं चाहिए। यही वजह है कि ये प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है। यही वजह है कि ये प्रोसेस एरोबिक में भी होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी होगा। इस प्रोसेस के बाद ये जो पायरुविक एसिड है ये एक और स्टेप में कन्वर्ट होगा। हम इसकी हेडिंग बनाएंगे एसिटाइल को ए फॉर्मेशन। आपकी बुक में ये स्टेप नहीं दिया हुआ, लेकिन जब हम बजट बनाते हैं तो उसमें ये बताना जरूरी पड़ जाता है, इसलिए हमें यहां पर ही इसको एक्सप्लेन करना है। इससे पहले कि ये जो पायरुविक एसिड बने हैं ये क्रेब्स साइकिल में एंटर हों, इन्होंने एक 2 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना है, जिसे हम कहते हैं एसिटाइल को ए। इसमें अब क्या होता है? इसमें 2 पायरुविक एसिड जो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में बने हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं 2 एसिटाइल को ए में। अब आपको ये पता है कि ये तो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, जबकि ये 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब है यहां से 2 कार्बन कहां गए? 2 पायरुविक एसिड हैं 3-3 कार्बन के, 2 एसिटाइल को ए बनते हैं 2-2 कार्बन के। यहां टोटल 6 कार्बन हैं, यहां पर 4, तो 2 कार्बन कहां गए? ये जो 2 कार्बन होते हैं इस दौरान ये बनाते हैं 2 कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके साथ साथ यहां पर इस रिएक्शन में बनते हैं 2 NADH।
2 NAD पॉजिटिव कन्वर्ट होते हैं 2 NADH में। तो इसका मतलब है कि इस स्टेप के साथ इस स्टेप का बताना जरूरी है, क्योंकि हमारे यहां पर कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो रही है। ये जो एसिटाइल कोए का रिएक्शन है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में होता है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, इसको क्रेब्स साइकिल कहते क्यों है? क्योंकि इसको एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने, ब्रिटिश बायोकेमिस्ट ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था। इसको क्रेब्स साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पाथवे को एक ब्रिटिश बायोकेमिस्ट ने इंट्रोड्यूस कराया था, जिसका नाम था सर हांस क्रेब। तो उसकी याद में इसे हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। बहरहाल इस साइकिल में क्या होता है? इस साइकिल के अंदर ये जो 2 एसिटाइल को ए हैं, ये आगे कन्वर्ट होते हैं 2 एसिटाइल को ए। ठीक है, इसके अंदर 6 NAD पॉजिटिव यूज होते हैं, साथ 2 ADP प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस 2 FAD पॉजिटिव, ये यूज होते हैं। और इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 6 NADH प्लस 2 FADH प्लस 2 ATP और साथ बनते हैं 4 कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आ रहा है आपको? ये जो हमारा असल मकसद क्या है रेस्पिरेशन का, ये जो ग्लूकोज के अंदर CH बॉन्ड है ना, ये सारे तोड़ने हैं और सबसे एनर्जी निकालनी है। सबसे पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस था, जिसमें ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ। ये 3-3 कार्बन वाला कंपाउंड फिर एसिटाइल को ए बनाते हुए 2-2 कार्बन में कन्वर्ट होने की चक्कर में यहाँ 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है। फिर क्रेब्स साइकिल में जब ये प्रोसेस होता है, तो इस प्रोसेस के दौरान ये जो 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, ये मजीद ये जो 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, ये मजीद टूटता है और तमाम CH बॉन्ड को तोड़ के रख देता है। तमाम CH बॉन्ड कैसे टूटते हैं? इसमें एटलीस्ट इस टाइम 4 कार्बन तो पड़े हुए थे, लेकिन यहाँ जो प्रोडक्ट बना इसमें कहीं भी 4 कार्बन नहीं है। वो सारे कार्बन यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। साथ में इस दौरान बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी को NAD पॉजिटिव को NADH में कन्वर्ट कर देगा। फिर ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में मिलकर उस एनर्जी को यूज करके कुछ ATP बना लेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा FADH में। ठीक है, तो ये सारे के सारे CH बॉन्ड यहां तक टूट गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये साइकिल होता कहाँ है? तो ये साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के कहां पर होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ये प्रोसेस हो रहा होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सारी एनर्जी इन दोनों ने बनाई है, लेकिन वो जैसे आपने अगर सुना होगा कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक बंदा है, उसने यहाँ से किसी तरीके से डॉलर कमाया है, तो हम अपनी कंट्री में डॉलर यूटिलाइज नहीं कर सकते। हम उस डॉलर को अपनी करेंसी में चेंज करवाएंगे और फिर उस करेंसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि मैं डॉलर लेके दुकान पे चली जाऊँ, उससे चीज़ें खरीदूँ। नहीं, हम पहले उस डॉलर को करेंसी में चेंज कराएंगे, फिर उसको यूज़ करेंगे। इसी तरह ये समझें कि ये जो NADH है और ये जो NADH के साथ FADH हैं, ये एनर्जी जो है सेल इस फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकता। तो अब इन्हें ATP में कन्वर्ट करना है। ये भी बेसिकली एनर्जी ही है, लेकिन इसको कन्वर्ट करने के लिए एक स्पेशल प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो इस स्टोर्ड एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा किस में? ATP की फॉर्म में। तो हम काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास इस दौरान कितने NADH बने हैं। देखें, यहाँ 2 NADH बनते हुए नजर आ रहे हैं। मैं इसको सर्कल करती हूँ ताकि आपको नजर आए। यहाँ 2 NADH बने हैं, यहाँ भी 2 NADH बने हैं। कितने हो गए हैं? 4 NADH बन गए हैं और यहाँ पर 6 NADH बने हैं। तो टोटल इस टाइम हमारे पास 10 NADH हैं। वी हैव 10 NADH। हमारे पास 10 NADH हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेसिकली है क्या? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इलेक्ट्रॉन की
कैरियर्स की एक चेन है, उस कैरियर चेन में से इलेक्ट्रॉन पास होते हैं और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। एट द एंड उस रिएक्शन के एंड में वो एनर्जी जो होती है वो प्रोटॉन्स कैप्चर करते हैं और बनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एक तरीका बताती हूँ। देखें, हमारे पास ये जो NaDH होते हैं ना, ये जो हमारे पास हैं, इनमें से प्रोटॉन निकलते हैं यानी H पॉजिटिव निकलते हैं और साथ इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ये फ्लो करते हैं एक चेन में से, और इस चेन में से गुजरने के बाद ये एट द एंड बनाते हैं वाटर। इस वाटर को बनाने के लिए ये प्रोटॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन चाहिए, और कहीं एक्सटर्नल सोर्स से आती है ऑक्सीजन। आपको समझ आ रहा है कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन जो यूटिलाइज होती है तो उसके एंड में बनता है हमारे पास H2O वाटर, और जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो इस दौरान बनते हैं ATP। जब ये इलेक्ट्रॉन डाउन फ्लो करते हैं, एक प्रोसेस होता है जिसे हम FSC में पढ़ाते हैं, बेसिकली कीमियोस्मोसिस का प्रोसेस। उसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को यहाँ सेल के अंदर मौजूद ADP पड़े हुए होते हैं और साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी पड़ा होता है। ये दोनों बॉन्ड बना लेते हैं उस एनर्जी को यूज करके और बन जाता है ATP। याद रखें, एक NaDH से एक वाटर का मॉलिक्यूल बनता है और 3 ATP बनते हैं। एक NaDH से 3 ATP बनते हैं। एक NaDH टूटता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक वाटर मॉलिक्यूल बनाता है और साथ में 3 ATP बनाता है। कहां पर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन को कैरी करने वाली यहां पर प्रोटीन्स होती हैं। NaDH से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकल जाते हैं और वो एट द एंड जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाते हैं। इस दौरान कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी से ATP बनते हैं। ताहम हमारा जो एंड रिजल्ट है वो ये है कि एक NaDH से 3 ATP बनते हैं, जबकि एक FADH से एक वाटर और साथ में 2 ATP बनते हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि यहाँ पर 2 NaDH हैं, यहाँ 2 NaDH हैं, यहाँ 6, 2 + 2 4 + 6 10 NaDH हमारे पास टोटल बने हैं। यहाँ पर 10 NaDH को ये कन्वर्ट कर देगा, हर एक NaDH से 3 ATP बनेंगे, तो 10 से कितने बनेंगे? 30 ATP बनेंगे। ठीक है, 30 ATP बनेंगे। अब हम गिन लेते हैं कि हमारे पास ATP कितने बने हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 ATP बने हैं, यहाँ पे कोई ATP नहीं बने, यहाँ पे 2 ATP बने हैं, तो हमारे पास यहाँ पर बने हैं 4 ATP बन गए हैं। अब हमने देखना है यहाँ 2 FADH भी हैं। हमें पता है FADH 2 हैं, तो 2 FADH कन्वर्ट होके कितने ATP बनाएंगे? एक FADH से 2 बनते हैं, तो टोटल 2 में से बनेंगे 4 ATP। अगर मैं इन सब को प्लस करती हूं तो मेरे पास आता है 38 ATP। टोटल जो रिजल्ट आता है वो 38 ATP है, जबकि मैं हमेशा कहती हूं कि एक ग्लूकोज से 36 ATP यानी 36 ATP बनते हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर 2 ATP यूज हो जाते हैं। कहाँ पे यूज होते हैं? हमारे पास नेट गेन क्या है? 36 ATP का ही होता है। ये जो 2 ATP हैं ये यहाँ पर यूज हो जाते हैं। क्यों यूज हो जाते हैं? देखें, जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है वो तो हो रहा है साइटोप्लाज्म में, लेकिन जब ये प्रोसेस के बनने वाले प्रोडक्ट्स माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के दौरान इस सफ़र में एनर्जी यूज़ करते हैं, वो तो एटलीस्ट वो 2 ATP वहाँ यूज़ कर जाते हैं। तो ड्यूरिंग जर्नी इस पूरे होल प्रोसेस में भी एनर्जी यूटिलाइज होती है, तो वो एटलीस्ट 2 ATP हम रख लेते हैं। तो हम कहते हैं कि टोटल 38 में से 2 ATP जो है वो जर्नी में यूज़ हो गए पूरे सफ़र में, तो हमारे पास नेट गेन 36 ATP आए। ताहम जो मेरे लास्ट टॉपिक का एक इंफॉर्मेटिव जो पॉइंट था वो ये था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज से 36 ATP बनते हैं। तो अगर हम यहाँ से दोबारा देखना स्टार्ट करें तो आप देख सकते हैं हमने एक ग्लूकोज से 36 ATP बनाए हैं। ठीक है, बजट में हम दोबारा इसकी रिहर्सल कर लेंगे। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस होता कहाँ है? तो ये होता है जी माइटोकॉन्ड्रिया में।
लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया के किस पार्ट में होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के जिस पार्ट में होता है उसे कहते हैं क्रिस्टाई। ठीक है, कहां पे होता है ये? क्रिस्टाई। क्रिस्टाई वो जगह है जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया ने इनर फोल्डिंग्स बनाई हुई हैं। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, जो अंदर वाली उसकी इनर मेम्ब्रेन है उसने अंदर को फोल्डिंग बनाई हुई है। उन फोल्डिंग्स को हम क्रिस्टाई कहते हैं। उन फोल्डिंग और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान जो एरिया है वहां पर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का फिनोमेना होता है। ठीक है, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली यहां पर एक्सप्लेन करना चाहूंगी। लेट्स सपोज ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो फोल्डिंग्स बनी हुई हैं इन्हें कहते हैं क्रिस्टाई। ये जो स्पेस है जिसे मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूं, ये वो एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ने होना है। ठीक है, और ये जो अंदर का एरिया है इसे कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स वो जगह है जहां पर क्या होना है, ये देखिए मैट्रिक्स वो एरिया है जहां पर होना है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, हम इस पूरे टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखें, हमने जो मैकेनिज्म रेस्पिरेशन का पढ़ा तो हम बेसिकली पढ़ रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि इसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कंप्लीटली टूटता है और हमें एटीपी देता है। इसमें जो फर्स्ट फिनोमेना है, जब सेल में फूड चला गया है तो उसको जो फर्स्ट काम करना है, जो उसको पहले मरहले में से गुजरना है, उसे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, जबकि लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज टूटेगा। इस मरहले में क्या होता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड बनाता है। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है जबकि पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है। इस दौरान 2 एटीपी बनते हैं, 2 NADH बनते हैं। ये प्रोसेस कहां पे होता है? ये सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है। इस प्रोसेस को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ताहम ये प्रोसेस एरोबिक में भी होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो पायरुविक एसिड बने ये नेक्स्ट स्टेप में एंटर होते हैं। आपके बुक में इसका हेडिंग नहीं बना हुआ, लेकिन मैं यहाँ हेडिंग बना के आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। इसको कहते हैं एसिटाइल कोए फॉर्मेशन। इसमें ये जो 2 पायरुविक एसिड हैं जो कि 3 कार्बन वाले कंपाउंड हैं, ये कन्वर्ट होते हैं 2 कार्बन वाले कंपाउंड में जिसे कहते हैं एसिटाइल कोए। इस दौरान 2 कोएंजाइम जो हैं वो आकर इसके साथ अटैच होते हैं और बनाते हैं 2 एसिटाइल कोए। ये एक 2 कार्बन कंपाउंड है। तो यहां देखें 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड थे, मतलब टोटल 6 कार्बन थे, और यहां पर 2 कार्बन वाले 2 कंपाउंड हैं, यानी टोटल 4 कार्बन है। तो 2 कार्बन कहां गए? वो 2 कार्बन यहां कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो गए। इस दौरान 2 NADH भी बनते हैं। उसके बाद ये जो एसिटाइल कोए है ये एंटर हो जाता है क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ब्रिटिश बायोकेमिस्ट ने, जिसका नाम था सर हांस क्रेब, उसने इसे डिस्कवर किया था इस पाथवे को, इसलिए हम उसकी याद के तौर पे इसे क्रेब्स साइकिल का नाम देते हैं। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, ये जो 2 एसिटाइल कोए हैं ये अब अपना जर्नी जारी रखते हैं। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली स्प्लिट होते हैं कंप्लीटली तौर पे। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ टूटते हैं और टूट के 4 कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं, साथ 6 NADH बनते हैं। याद रखें ये NAD पॉजिटिव, ADP और फॉस्फेट ये हमारे सेल में पड़े हुए हैं। इनको स्टोर एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी जब ये वाला मॉलिक्यूल टूटेगा तो यहां से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी, तो ये दोनों आपस में बॉन्डिंग करेंगे और बनाएंगे एटीपी। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, प्रोटॉन्स जाएंगे और ये बनाएगा NADH। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जाएंगे और ये बनाएगा FADH। तो ताहम ये साबित हुआ कि 2 एसिटाइल कोए से 6 NADH बनते हैं, 2 FADH बनते हैं, 2 ATP बनते हैं, 4 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये प्रोसेस जो क्रेब्स साइकिल है ये कहाँ पे हो रहा है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। यहाँ देखें ये माइटोकॉन्ड्रिया के सेंटर वाला हिस्सा है जिसे कहते हैं मैट्रिक्स।
अब आप एक बात याद रखें कि जब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में गया तो इस दौरान एनर्जी यूज हो रही है, ठीक है। वो एनर्जी हम एंड में निकालेंगे कि वो एनर्जी कहाँ यूज हो रही है। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। एक सवाल आता है कि क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ही एनर्जी प्रोड्यूसर है? तो बिल्कुल भी नहीं। असल एनर्जी प्रोड्यूस की है ग्लाइकोलिसिस ने और क्रेब्स साइकिल ने, और एसिटाइल को ए फॉर्मेशन के दौरान असल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई है। अब वो एनर्जी इस फॉर्म में है कि ये जो NADH हैं और ये जो NADH और FADH हैं, इन्हें हम यूज नहीं कर सकते, इनसे हमें ATP निकालने हैं, ठीक है। ये बिल्कुल मैंने आपको जैसे एग्जांपल दी कि हमारे पास अगर कहीं से डॉलर आ जाता है तो हम अपने कंट्री में उसको यूज नहीं कर सकते, हम उसे अपनी करेंसी में चेंज करेंगे। तो इसे हम सेल की करेंसी में चेंज करेंगे और सेल की करेंसी तो है ATP। अब यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कुछ प्रोटीन्स होते हैं। कहां पर होते हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टाई स्ट्रक्चर में इस जोन में लाए कर रहे होते हैं प्रोटीन्स। इनमें क्या होता है, ये जो NADH हैं और ये जो NADH हैं और ये जो FADH हैं, इनके अंदर से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। इलेक्ट्रॉन उन प्रोटीन में से गुजरते हैं और गुजरने के बाद ये दोनों चीजें आपस में मिलती हैं और आउटर एक्सटर्नल सोर्स से कहीं से ऑक्सीजन आता है। ये तीनों चीजें आपस में मिलती हैं, बना देती हैं वाटर मॉलिक्यूल। हमें पता है कि रेस्पिरेशन में वाटर मॉलिक्यूल बनता है, एक NADH से एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है, जबकि इसके इलेक्ट्रॉन के फ्लो के दौरान इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि 3 ATP बन जाते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि हमारे सेल में ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तो पड़ी हुई है, इन्हें आपस में बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो जब ये स्प्लिट होता है और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, डाउन द ग्रेडियंट जाते हैं, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी से ATP बन जाते हैं। इस प्रोसेस को हम FSC के टॉपिक में डिटेल से पढ़ने वाले हैं, उसे कहते हैं कीमियोस्मोसिस का प्रोसेस। बहरहाल आपके लेवल पे हम इतना ही देखेंगे कि एक NADH के मॉलिक्यूल से 3 ATP और एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है, जबकि इसी प्रोसेस में से एक FADH में से 2 ATP और एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। अब हम देख लेते हैं कि हमारे इस प्रोसेस में कितने NADH बने। यहाँ 2 बने, यहाँ 2 बने 4 हो गए, यहाँ 6 बने 10 हो गए, टोटल हमारे पास 10 NADH बने हैं। आपको पता है एक NADH से 3 ATP बनते हैं, तो 10 से 30 ATP बन जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे साइकिल में कहाँ कहाँ ATP बने। देखें यहाँ 2 ATP बने, यहाँ कोई ATP नहीं बने, यहाँ फिर 2 ATP बने, तो हमारे पास 4 ATP तो डायरेक्ट बन गए हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 2 FADH बने हैं। इन आपको पता है एक FADH से 2 ATP बनते हैं, तो 2 FADH से 4 ATP बनेंगे। मैं इनको टोटल करती हूँ तो मेरे पास 38 ATP बन जाते हैं। अब हम कहते हैं कि मैं तो हमेशा कहती रहती हूँ कि जी एक ग्लूकोज से 36 ATP बनेंगे, तो ऐसा कैसे मुमकिन है? ऐसा ऐसे मुमकिन है कि ये जो 2 ATP हैं ये इस पूरे जर्नी में यूज हो जाते हैं, ये दरअसल एनर्जी यूज हो जाती है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास ओवरऑल एक ग्लूकोज से 36 ATP बनते हैं। होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह हम आगे बजट में इसको दोबारा एक बार रिहर्सल करेंगे और फिर बजट बनाएंगे। देखें आधा बजट तो मैंने यहाँ समझा दिया है, लेकिन फिर हम इसको डिटेल में उस टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।